नमस्कार दोस्तों, मैं मनु पवार। उत्तराखंड के जंगल पिछले कई दिनों से सुलग रहे हैं। ऐसे वक्त में जबकि पर्यटन सीजन और तीर्थाटन का सीजन शुरू होने वाला है, पूरा पहाड़ इस समय धुआं धुआं सा है। लोगों का दम घुट रहा है और पहाड़ों में टेम्परेचर बढ़ गया है। अब तो जंगल की आग जानलेवा हो गई है। उत्तराखंड वन विभाग का जो 7 मई तक का लेटेस्ट डेटा है, उसके मुताबिक उत्तराखंड में आग लगने के 995 इंसिडेंट्स हुए हैं, यानी लगभग 1000 वारदातें हो चुकी हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा 543 कुमाऊं इलाके में और 370 घटनाएं गढ़वाल इलाके में हुई हैं। वाइल्ड लाइफ रीजन में 82 घटनाएं हुई हैं आग लगने की। इस दावानल से करीब 4313 हेक्टेयर जंगल एरिया अब तक तबाह हो चुका है और इनमें सबसे ज्यादा 3773 हेक्टेयर जंगल कुमाऊं में तबाह हुआ है। इन घटनाओं में 4 लोगों की जलकर मौत हो चुकी है और चारों मौतें कुमाऊं इलाके में हुई हैं, जैसी कि रिपोर्ट बताती है। 4 लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। ऐसा वन विभाग की जो 7 मई तक की डेली फायर रिपोर्ट है वो बता रही है। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड में जंगल की आग के हालात बेकाबू दिख रहे हैं। तो आखिर इतना बड़ा संकट ये कैसे हो गया? क्या उत्तराखंड की सरकार और उसका सिस्टम उसकी लापरवाही है जिसकी वजह से जंगल में आग भड़की? क्या फॉरेस्ट के कर्मचारियों की चुनावों में तैनाती की वजह से जंगल में आग लगने की घटनाओं को रोका नहीं जा सका? आखिर उत्तराखंड में सरकार का पूरा सिस्टम आग लगने की घटनाओं के आगे हर साल सरेंडर क्यों कर जाता है? आखिर जंगल में आग की घटनाओं की रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं? इन महत्वपूर्ण सवालों पर बात करने के लिए इस समय मेरे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं एसडीसी फाउंडेशन के संस्थापक और सोशल एक्टिविस्ट अनूप नौटियाल, जिनकी कि उत्तराखंड में आपदाओं पर हाल ही में एक किताब भी रिलीज हुई है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो अनु जी, जी। बहुत स्वागत है आपका और आपका धन्यवाद कि आपने समय निकाला। उत्तराखंड के जंगल जिस तरह से धधक रहे हैं, उसकी जो तस्वीरें हैं बहुत डरा रही हैं, बहुत चिंता में डाल रही हैं। आग से जो है सिर्फ जंगल ही नहीं, पूरी इकोलॉजी तबाह हो रही है। आपकी जो एसडीसी फाउंडेशन है उसकी मैं रिपोर्ट देख रहा था मार्च 2024 की, जो उत्तराखंड मासिक आपदा एवं दुर्घटना रिपोर्ट आपने जारी की है। उसमें इस तरफ इशारा किया गया है कि पूरा सिस्टम जो है चुनाव में बिजी होने की वजह से जंगलों की आग बुझाने में समस्या आ सकती है। तो वो आ सकती है, जो इशारा किया गया था, अब तो आ ही गई है। तो क्या ये एक बड़ा कारण दिख रहा है, मौजूदा जो समस्या है, जो पहाड़ धुआं-धुआं है? मनु भाई, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने आज एक बार फिर से इनवाइट किया है मुझे अपने इस प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल में, जिससे लाखों लोग देखते हैं। अभी थोड़े दिन पहले भी जो है हम उत्तराखंड में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसके डेटा को लेकर के हमारी मुलाकात हुई थी। इस जंगलों की देखिए, अगर आग पर आए तो इसको लेकर के कुछ कंट्रोवर्सी है, और इनफैक्ट उस पर भी आने से पहले, चूंकि आपने हमारी मासिक आपदा रिपोर्ट का जिक्र किया, तो मैं जो हमारे साथ में जो दर्शक जुड़ रहे हैं, दोस्त जुड़ रहे हैं, उनके संज्ञान में मैं लाना चाहूँगा। इनफैक्ट आपके साथ भी थोड़ा डेप्थ में शेयर करना चाहूँगा, कभी इतनी विस्तार में चर्चा नहीं हुई, कि पिछले 18 महीने से हम लोग हर महीने उत्तराखंड राज्य में आने वाली तमाम जो बड़ी प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो जो क्लाइमेट सेंट्रिक है, डिजास्टर सेंट्रिक है, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। और उस रिपोर्ट का नाम जो है उदय रिपोर्ट है, UDAAI, उत्तराखंड डिजास्टर एक्सीडेंट एनालिसिस इनिशिएटिव। तो थोड़ा लंबा नाम है, और उसका खैर नामकरण भी हुआ है, चेंज हुआ है। पहले उस रिपोर्ट का कुछ और नाम था। और मुझे मालूम है कि दिखता तो नहीं है बड़ी आसानी से, लेकिन ये मैं पिछले वर्ष, मनु भाई, आपको अगस्त 2023 की रिपोर्ट दिखा रहा हूं, क्योंकि 2023 में, पिछले वर्ष, सर्वाधिक जो आपदाएं उत्तराखंड राज्य में आई थी पिछले साल, मैं याद भी दिलाना चाहूंगा, आज से लगभग 7-8 महीने पहले वो ये थी। तो ये, और ये जो बेसिकली रिपोर्ट बनती है, जैसा आप देख रहे हैं कि फिर आंदोलन के मूड में जोशीगढ़ तो आपको क्या दिख पा रहा है? ये क्या आप अखबार की कतरने देख पा रहे हैं? हाँ, हाँ, क्या आप दिख रही देख है, पा दिख रहे रही हैं? है। अब हाँ, जैसे हाँ, ये हाँ। न्यू क्रैक्स अपेयर इन जोशीमठ 5 फैमिलीज, तो ये बेसिकली जो मीडिया में जितनी खबरें छपती हैं, हमारे हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों में,
ये उसके आधार पर रिपोर्ट बनती है। तो सबसे पहले तो मैं खैर अपने मीडिया के साथियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जितने प्रतिष्ठित अखबार हैं, क्योंकि उन्हीं की रिपोर्टिंग के आधार पर हम ये रिपोर्ट बनाते हैं। तो ये एक इस किस्म का हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं और इसकी एक दुखद दास्तां भी है, चूंकि बात हो रही है, मैं संक्षेप में ज़्यादा समय न लेते हुए 4 अक्टूबर 2022 की याद दिलाना चाहूँगा। वो एक बड़ा काला दिन था उत्तराखंड के इतिहास में। 4 अक्टूबर 2022 की सवेरे द्रौपदी की डांडा पीक 2 उत्तरकाशी जिले में 29 यंग माउंटेनियर्स की डेथ हुई थी और उसी रात को 34 लोगों की पौड़ी जिले में एक बस हादसे में मौत हुई थी। तो वहाँ से फिर हमने कहा कि भाई हमें इनको श्रद्धांजलि देनी है, हमें उत्तराखंड में डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। लबोलबाब बात का यह है कि पिछले वर्ष जो 2023 में उत्तराखंड राज्य में जितनी आपदाएं आई हैं उसके आधार पर हम लोगों ने एक किताब भी बनाई है। और अपने मुंह से तो कहना बड़ा वो लगता है कि भाई आप अपना ढोल पीट रहे हैं, लेकिन ये एक अच्छी किताब है। जितना मुझे जानकारी मिली है उत्तराखंड में आज तक ऐसा प्रयास नहीं हुआ। तो ये तो एक बात हुई। लेकिन अब आपके मूल सवाल पर आते हैं। तो इसको लेकर के कंट्रोवर्सी ये है कि ये क्लियर नहीं है, क्योंकि जो प्रमुख सचिव वन है उनकी तरफ से चिट्ठी, जो मीडिया में कम से कम आ रहा है कि उनकी तरफ से चिट्ठी जारी हुई थी और फिर कुछ डीएम्स का भी कुछ बयान आ रहा है। तो इसको लेकर के अभी पूरी क्लैरिटी नहीं है कि उन्होंने उनका कम से कम मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि कुछ डीएम का भी मैंने बयान पढ़ा, नैनीताल के डीएम का। उनका कहना है कि नहीं भाई इससे हमारे कोई नहीं फर्क पड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर इस चुनावी प्रक्रिया ने भी ये जो उत्तराखंड के जंगलों में जो आग लग रही है, जो भयानक भयावह आग लग रही है, उसमें भी जिसे कहते हैं कि आग में घी का काम किया है। लेकिन अगर हम और डेप्थ में जाएं, ये भले ही एक कारण है, लेकिन ये तो आपको पता है कि फिर इसके खैर बहुत सारे पहलू हैं और तमाम इसके मुद्दे हैं। तो जैसे चर्चा हाँ, रहेगी आगे। दरअसल मैं एक बीबीसी में भी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें भी इस तरह कुछ इशारा किया गया था कि फॉरेस्ट के लोगों को जो सीजन जब शुरू होता है वहां पे इलेक्शन ड्यूटी में लगा दिया गया था, तो वो जो है निगरानी शायद नहीं हो पाई। ऐसा मैं कहीं बीबीसी की एक रिपोर्ट में, हिंदी की रिपोर्ट में पढ़ रहा था। तो इसलिए वही मैंने आपका, कहा, हाँ, तो वो आपकी क्योंकि रिपोर्ट में जो भी उस तरह का कोई संकेत मिलता है, तो मुझे लगा कि शायद वो ये शायद टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर में उसका जिक्र है। और हमने उसी रिपोर्ट को जो है अपनी अपनी जो हमारी रिपोर्ट है, हमने टाइम्स ऑफ इंडिया की उस रिपोर्ट में उसका भी जिक्र किया है। लेकिन जैसा मैंने कहा, इसको लेकर के कुछ बैक एंड फोर्थ हो रहा है। तो अब इसमें है भाई, एक तो सरकार है, एक वन विभाग है, फिर जिलाधिकारी हैं। तो अब भाई कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? तो कोई जिम्मेदारी तो लेगा नहीं इसकी। तो अब जो, लेकिन जो हमारे सामने जो वास्तविकता है इस समय, बल्कि मैं आपसे बात करते करते मैं अगर वो खबर भी खोलूं, ये वो खबर है जो जो टाइम्स ऑफ इंडिया के, मेरे को मालूम है दिख नहीं रहा है। तो इस खबर में भी ये एक आया है कि ये एक कारण है, ये कारण हो सकता था, जिसके कारण जो इलेक्शन का जो एक है, इसके कारण जो है आग में घी का काम जो है इस घटना ने किया है। लेकिन ये देखिए एक बहुत बड़ा मसला है और दुर्भाग्यवश क्या बोले, इसका कोई सॉल्यूशन जो है वो हर वर्ष वो और विकराल होती जा रही है जंगलों की आग। और सबको पता है, दुर्भाग्य सबसे बड़ा मन्नू भाई ये है कि सबको पता है कि जंगलों में आग लगनी है। क्लाइमेट चेंज का सबको पता है, चीड़ के बारे में सबको पता है, जंगलात से लोगों का जो दूरियां बढ़ी हैं वो सबको पता है। सबको पता है करना भी क्या है, उसके बावजूद भी कोई कुछ नहीं होता है। तो ये इसका क्या क्या आंसर बोलेंगे इसका? हाँ, अनूप जी, आपकी इस रिपोर्ट में मैं एक और लाइन देख रहा था। इस रिपोर्ट में इस ओर भी इशारा किया गया है कि जो शुष्क मौसम है, जो ड्राई वेदर होता है, उसकी वजह से जो पिरुल है, जो चीड़ की पत्तियां सूख कर गिरती हैं, उनको जलाने के कारण जो है आग की घटनाओं में इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन जहां तक मुझे ध्यान है कि अच्छी घास या अच्छे चारे के लिए पहाड़ में तो एक कंट्रोल्ड आग का जो लगाने का जो चलन था, वो आज का चलन नहीं है, वो दशकों पुराना है, बल्कि ये कह सकता हूँ कि सदियों पुराना है। और वो कंट्रोल्ड आग लगाई जाती रही है और उसकी निगरानी भी होती है बाकायदा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास उसका सिस्टम है, लोग हैं जो पत्रोल हैं, वो भी ये देखते रहे हैं कि कंट्रोल्ड रहे जो आग लगाई जाती है। तो फिर ये सिस्टम बैठ क्यों गया है अब देखिए, वो तो सिस्टम की शिथिलता है। ये देखिए, सारे सिस्टम्स थे पहले, तो सारे सिस्टम, जब सारे सिस्टम जो है वो खत्म हो गए, वो गौण हो गए, तो ये जो पूरी जो लेथार्जी है, पूरे जो अब उसकी सिस्टम की लेथार्जी बोलेंगे। और जैसा मैंने शुरू में कहा
कि भाई ये कोई देखिए कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम कोविड का उदाहरण लेते हैं। जब कोविड आया तो किसी को नहीं पता था, क्योंकि वो एक नई बीमारी थी, वो पूरे विश्व के लिए एक नई बीमारी थी, तो किसी को पता नहीं था कि हमें उस कोविड के लैंडस्केप में क्या करना है। आप कर रहे थे, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आपके कुछ निर्णय सही थे, आपके कुछ निर्णय गलत थे, इस तरीके से पूरी देश, दुनिया, उत्तराखंड राज्य आगे बढ़ा। लेकिन जहां तक फॉरेस्ट फायर की बात है, इसमें तो इतना, ये कोई आज की बात थोड़ी है। जब से जंगल है तब से फॉरेस्ट फायर है। तो जो जिसका फॉरेस्ट फायर का आपने जिक्र किया, जिन पदों की आप बात कर रहे हैं, जिस पूरी आप व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो जैसे पूरी व्यवस्था में दीमक लग रहा है, उसी तरीके के साथ में ये फॉरेस्ट फायर का भी मसला है। ये डेफिनेटली जो क्लाइमेट क्राइसिस है, जो 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 मौसम में शुष्की है, या जो जो पाइन ट्रीज की बात है, ये जो तमाम पहलू, ये कोई नए पहलू तो है नहीं कि भाई आज पहली बार इनको लेकर चर्चा हो रही है। हर साल उत्तराखंड के जंगलों में आग लगती है। दोस्तों के साथ में ये भी साझा करना चाहूंगा कि जब से राज्य का गठन हुआ है, तब से 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जल चुका है। मन्नू भाई, अच्छा। एक और इसके साथ जोड़ देता हूं बात, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना टनों में, हेक्टेयर में, हम जब बात करते हैं तो कई बार ये जो आंकड़े होते हैं ये हमारे सर के ऊपर से निकल जाते हैं। अब हम कहते हैं 50,000 हेक्टेयर। आपके साथ साझा करना चाहूंगा विनम्रता के साथ में कि भाई 1 हेक्टेयर होता कितना है। 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर आता है। और सामान्य तौर पर उत्तराखंड राज्य में, क्योंकि बहुत सारे लोग जमीनों की बात करते हैं, तो मैं उसी के आधार पर बात करूंगा। जो शहरी क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर लोग कहते हैं भाई हमने 1 बीघा जमीन खरीद ली, या हमने 400 गज जमीन खरीद ली, हमने 200 गज जमीन खरीद ली, हमने 100 गज जमीन खरीद ली। तो 10,000 स्क्वायर मीटर में मोटे मोटे आप 12,000 गज बोल सकते हैं। 12,000 गज का अर्थ हुआ करीबन 13-14 बीघा। मतलब 1 हेक्टेयर को मैं उसको समराइज करूं तो 1 हेक्टेयर में हम 12-13 बीघा की बात कर रहे हैं। पहाड़ में नाली की बात होती है। तो मैं क्या अपनी बात सरलता से रख रहा हूं मन्नू भाई आपके सामने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ। अब देखिए बड़ा सिंपल है। 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा हमने बोला भाई इतने सालों में खाक हो गया, जंगल खाक हो जाते हैं। तो 50,000 को अगर आप 12-13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 लाख बीघा से ज्यादा हम बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये हमारे दोस्तों के लिए इस बात को शायद ज्यादा आसान होगा उसकी कल्पना कर पाना। क्योंकि जब हम हेक्टेयर बोल रहे हैं कि 1 हेक्टेयर, जब हम 1 हेक्टेयर बोल रहे हैं, शायद इतना आसानी से हम उसकी कल्पना नहीं कर पा रहे। लेकिन जब हम 12-13 बीघा की बात कर रहे हैं तो शायद हम उसको ज्यादा कल्पना कर पा रहे हैं कि ये कितने ज्यादा जंगलों में आग लगती है। तो ठीक है, वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया भी है, वो जलता है, वो वापस आ जाता है। लेकिन ऐसा थोड़ी है भाई, डैमेज तो है ही है। डैमेज तो आपकी वन संपदा का नुकसान है। और एक खाली बात जंगलों की नहीं है भाई, जो जीव जंतु हैं, जो जो जानवर हैं, जो हमारे जो पानी के स्रोत हैं। और ये तो कॉमन सेंस की बात है मनु भाई, आप और मैं फॉरेस्टर नहीं है, आप और मैं, आप तो खैर बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, मैं एक साधारण नागरिक की तरह बात कर रहा हूं कि मेरा अपना ये मानना है, और मुझे लगता है हमारे दोस्त भी सहमत होंगे, कि ऐसा दुनिया में कोई मॉडल नहीं हो सकता कि आप जो जंगल में आग लगी है, आप उसका कोई एग्जैक्ट 100% मूल्यांकन कर पाए। क्योंकि उसके जो दुष्परिणाम है, देखिए पानी के आपके स्रोत जो हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, जो वायु प्रदूषण हो रहा है वो कितना घातक है। पहाड़ में तो अधिकांश जो लोग रहते हैं बच्चे रहते हैं और बुजुर्ग रहते हैं, तो उनकी सेहत पर इसका क्या असर पड़ रहा है। इसका टूरिज्म, जो कि उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ है, जब इस किस्म के मैसेजेस उत्तराखंड से सोशल मीडिया पर और मीडिया पर तैर रहे हैं, तो जिन लोगों ने चारधाम यात्रा पर आना था उनके निर्णय पर इसका क्या असर पड़ रहा है। तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो चौतरफा हैं, वो तमाम किस्म के इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड राज्य की, किसी भी राज्य की जो छवि है, उस राज्य की छवि को भी एक नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये बड़ा अंततः गत्वा यही कहेंगे कि बेहद दुखद है। अनूप जी, उत्तराखंड में जो फायर सीजन है ऑफिशियली जो है वो जो वन विभाग मानता है 15 फरवरी से 15 जून उसको माना जाता है। हालांकि इस बार तो जनवरी में भी कई जंगल सुलग रहे थे, हमने देखा था। तो उत्तराखंड का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मैं मैनुअल टटोल रहा था, और उसमें अगर हम ढंग से पढ़ते हैं तो वो जो है वो स्थानीय लोगों को जिम्मेदार बताता है। उस मैनुअल के 1.1 एक जगह है, उसमें लिखा है कि जंगल की आग के लिए जो कारण हैं वो प्राकृतिक घटनाओं के बजाय मानव जनित घटनाएं ज्यादा हैं।
तो मतलब सारा कसूर जो है लोगों के ऊपर डालकर तो वन विभाग तो पल्ला झाड़ ले रहा है। तो क्या हम ये माने कि ये जो आग की घटनाएं हो रही हैं, सारा जो कसूर है वो सिर्फ लोकल लोगों का है? देखिए दोनों ही हैं। एक तो भाई जो जो ग्रामीण लोग हैं वो आपको पता ही है इसको लेकर के कि भाई ठीक है, वो चाहते हैं कि भाई बेहतर घास आए, तमाम चीज़ें हों, तो वो स्वयं वो जंगल में आग नहीं लगाते, वो छोटे पैच पर आग लगाते हैं। इसके अलावा एक बड़ी विचित्र बात इस 2024 की जंगलों की आग में देखने को और सुनने को आ रही है। इनफैक्ट मैंने खुद एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया था। वो वीडियो यहाँ बड़ा वायरल हुआ है और वो कह रहे हैं कि भाई हम तो वो जंगल में, आपने हो सकता है आपने भी वो वीडियो देखा होगा कि वो जंगल में खुद आग लगा रहे हैं दो लड़के और कह रहे हैं कि हम जंगल से खेलते हैं और हमें जंगलों से खेलने में बड़ा मजा आता है। और ये वो वाला वीडियो है, ये लाइट शायद क्लियर नहीं होगी, लेकिन हाँ, ये हाँ। तो हम लोग जब ना तब आग से खेलते हैं और इसी काम में आए हैं कि पहाड़ को जला के हमको एकदम भस्म करना है, आग लगाना है, जितना भी उसमें पत्ता पुत्ता नीचे गिरा है तो इनको अरेस्ट भी कर लिया है। हाँ, ये अरेस्ट किया गया, हाँ। अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो चमोली से इनको अरेस्ट किया गया है। और कल जी। रात को भी 4 लड़कों की अरेस्टिंग हुई है। वो यहीं के स्थानीय लड़के हैं। वो अपनी गाड़ी में थे, शराब के नशे में धुत थे और पता नहीं कहीं उन्होंने श्रीनगर के आसपास कहीं जंगल में आग लगाई, उनको रुद्रप्रयाग के कर्णप्रयाग में कहीं पकड़ा गया। तो ये जो रील बनाने का जो जो पागलपन जंगलों की आग के साथ में, ये भी एक नया पहलू जो है 2024 में, हम ये रील का जो पागलपन है उस कारण से भी जंगलों में लगती हुई आग और सोशल मीडिया में लोकप्रियता पाने के लिए, तो ये खैर एक पहलू है। लेकिन मैं वापस गंभीर मुद्दे पर आऊं, जिस मुद्दे को आपने, जिस मैनुअल का आपने जिक्र किया, तो ये तो खैर फैक्ट है कि जो 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 ह्यूमन इंड्यूस्ड फायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और कई बार लोगों की गलती से भी आग लगती है, उनकी केयरलेसनेस से भी आग लगती है, उनकी लापरवाही से आग लगती है। लेकिन अब देखिए, अगर ये हो रहा है, अगर आपको ये मालूम है कि ऐसा हो रहा है, तो सवाल ये उठता है कि आप उसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं। भाई एज गवर्नमेंट तो या और एज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो ये आपको ही इंश्योर करना है ना। भाई ये कहीं ना कहीं, अब चाहे वो अवेयरनेस की बात है या सिस्टम की बात है, हर साल मन्नू भाई बात होती है कि जो पिरूल है वो संसाधन है, उस पिरूल से हम बिजली बनाएंगे, हम उससे ये बनाएंगे, हम उससे ये बनाएंगे, हमारा एनटीपीसी के साथ करार हो गया। ये मैं कई वर्षों से इन बातों को मैं सुनता आ रहा हूँ। लेकिन ये सारी बातें क्या हैं? ये सारी की सारी बातें फायर सीजन में ही होती हैं। मेरा एक बड़ा सिंपल सा स्वयं से भी सवाल है कि भाई इन चीज़ों पे तो 12 महीने काम होना चाहिए। इन चीज़ों पे ये खाली फायर सीजन की बात नहीं है। ये तो जब तक 12 महीने हम लोग इन चीज़ों पे काम नहीं करेंगे, साल में 12 महीने हैं, हम सबको पता है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक 12 महीने होते हैं। हमें पता है कि किस महीने में किस किस्म की आपदा उत्तराखंड राज्य में आती है। हमें मालूम है कि जब वर्ष की शुरुआत होती है, फॉरेस्ट फायर्स होती हैं और कुछ समय के बाद में देखिए बरसात शुरू हो जाएगी। बरसात में, हर बरसात में हम उत्तराखंड में भारी तबाही देख रहे हैं। कभी हम कुछ देख रहे हैं, कभी हम कुछ देख रहे हैं और कई बारी हम ऐसी दुर्घटनाएं देख रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं कर पाते। उदाहरण के तौर पर 7 फरवरी 2021 की चमोली की आपदा, 16-17 जून 2013 की केदारनाथ की आपदा। तो जब हमें मालूम है कि हमारा स्टेट एक डिजास्टर प्रोन स्टेट है, तो उसके लिए तो भाई आपको एक बड़ा रोबस्ट सिस्टम चाहिए अपने डिजास्टर को मैनेज करने के लिए। आपकी जो एसडीसी फाउंडेशन है उसकी जो आपदाओं पर किताब आई है, आपने जो मुझे दिखाया भी, मेकिंग मोल्स ऑफ माउंटेन्स, तो ये किस तरह की चिंताओं और किस तरह के खतरों की ओर इशारा कर रही है? इसमें तो आप इस पुस्तक में 14 लेख आप बता रहे हैं कि इसमें हैं और अपनी तरह की अलग किताब है। तो ये किस तरह की चिंताओं की बात करती है, किस तरफ इशारा कर रही है? मनु भाई शुक्रिया कि आपने किताब को लेकर के सवाल किया। और ये किताब जो है वो अमेज़न में अवेलेबल है, मेकिंग मोलहिल्स ऑफ माउंटेन्स, और जैसे मैंने कहा लंबा नाम है, डीमिस्टिफाइंग डिजास्टर्स इन देवभूमि उत्तराखंड। तो जो यहाँ के जो डिजास्टर्स हैं उसको लेकर के, तो इसमें 14 लेख हैं और जो 14 लेख हैं उसमें दो तो उसमें सरकारी अफसर हैं जिन्होंने, एक ने सिलक्यारा के ऊपर लिखा, जो केस स्टडी है सिलक्यारा की, एक जोशीमठ के ऊपर लिखा है। उसके अलावा जो हम हर महीने जो रिपोर्ट निकालते हैं, जो जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, उदय रिपोर्ट, हमारी 12 रिपोर्ट्स को देश के 3 बड़े प्रतिष्ठित जियोलॉजिस्ट ने उनकी एक समरी बनाई है, डॉक्टर यशपाल सुंदरियाल, डॉक्टर नवीन जुयाल और डॉक्टर ज्योत्सना दुबे।
और इसके अलावा जो आपका सवाल है कि भाई किस तरफ जो इशारा करती है, तो जो लेख हैं अलग अलग, उदाहरण के तौर पर इसमें एक लेख एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के ऊपर लिखा गया है। कोई भी जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है या कोई भी प्रोजेक्ट होता है, उसके ऊपर एक एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कराने की आवश्यकता होती है। ये भारत सरकार की गाइडलाइंस है। तो अब किस तरीके से एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, उसको किस तरीके से जो है एक तरीके से कैमोफ्लाज कर दिया जाता है। आप चारधाम अगर रूट की बात करें, उसको लेकर के कई बारी चर्चा होती है। जो चारधाम, ये जो ऑल वेदर रोड है, चारधाम परियोजना है, ये लगभग 900 किलोमीटर की है। तो इसको क्या किया गया कि ये 50 से ज्यादा टुकड़ों में, आपने कई बार सुना होगा इसको, कि ये तो देखिए एक अगर ये एक ठेका होता या 100 किलोमीटर से ज्यादा का होता, तो जहां 100 किलोमीटर से ज्यादा होता है वहां पर एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होता है। तो इस 900 किलोमीटर को 50 या 53 टुकड़ों में बांट दिया गया, इसलिए वहां पर एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नहीं हुआ। सिलक्यारा टनल को लेकर के भी, जब सिलक्यारा को लेकर के इतनी बातचीत नवंबर में हुई, तो उस समय इतनी सारी बातें आई, तो उसका एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कैसे हुआ? क्योंकि कई बार एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट भी जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी होती है, सपोज आपको ही कॉन्ट्रैक्ट मिला, अब आप ही ने अगर एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कराना है, तो आप कैसा एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कराएंगे? ये इस सवाल का जवाब आपके पास खुद है। तो एक एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट पर इस पे एक लेख है, इस पे एक लीगल एंगल से एक लेख है। दो जो बड़े यहाँ के प्रोमिनेंट यंग एडवोकेट्स हैं, अभिजय नेगी, स्निग्धा तिवारी, उनके माध्यम से लिखा है। उसके अलावा डॉक्टर मधुर उनियाल, जो कि एम्स ऋषिकेश में ट्रॉमा को हेड करते हैं, उन्होंने उत्तराखंड के हेल्थ केयर पे, मनु भाई ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू, जब हम आपदाओं की बात कर रहे हैं, हमको हेल्थ केयर के ऊपर भी सोचना है। हमें अपने हेल्थ केयर के तंत्र को मजबूत करना है। दुर्भाग्यवश कोई भी ऋषिकेश से ऊपर कोई भी ले लीजिए, क्योंकि पूरा जो सिस्टम है वो तो रेफर का सिस्टम है। आप कर्णप्रयाग से चले, आप रुद्रप्रयाग आ गए, रुद्रप्रयाग से आप श्रीनगर आ गए, श्रीनगर से आप देवप्रयाग आ गए, वहां से आप ऋषिकेश आ गए। तो जो भी पेशेंट है वो ऊपर से नीचे ही आ रहा है, तो हेल्थ केयर के ऊपर है। इसके अलावा एक वैष्णवी राठौर हैं, बहुत ही बेहतरीन लिखती हैं, यंग जर्नलिस्ट हैं, स्क्रोल के लिए, scroll.in के लिए क्लाइमेट के ऊपर लिखती हैं। उन्होंने एक बेहतरीन लेख कम्युनिटीज के ऊपर, ये जो आप और हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जनमानस को उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी बात को जो है एक तरीके से बिल्कुल इस पूरे डेवलपमेंट डिस्कोर्स में उनको इग्नोर कर दिया गया है। इसके अलावा एक प्रियदर्शनी पटेल ने जो आखिरी 80-85 किलोमीटर चारधाम परियोजना का जो गौमुख का बचा है, उसको लेकर के लेख लिखा है। एसपी सत्ती जी, डॉक्टर एसपी सत्ती, डॉक्टर लोकेश ओरी, जो उत्तराखंड के चर्चित चेहरे हैं, उन्होंने इसके ऊपर लेख लिखे हैं। तो ऐसे इस तरीके से कई बातें हैं। आखिरी बात ये बोलना चाहूंगा इसमें कि मेरी सहयोगी प्रेरणा रतोड़ी, उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ में इस किताब को ये सामने लाई हैं। हम दोनों इसके एडिटर्स हैं। इसमें 4 ह्यूमन स्टोरीज मनु भाई, एक गब्बर सिंह नेगी जी की है। आपको गब्बर सिंह नेगी जी का नाम याद आ रहा है? गब्बर सिंह जो वो पशु बलि वाले थे, जो करते थे। गब्बर सिंह नेगी, जो जब सिलक्यारा टनल में 41 लोग बाहर निकले, तो उसमें जो सबसे, अब खैर उनकी उम्र मेरी तुलना में तो कम है, लेकिन उस पूरे ग्रुप में सबसे उम्र दराज वही थे और उस ग्रुप के लीडर के तौर पर उभरे थे। तो एक गब्बर सिंह नेगी की ह्यूमन स्टोरी है, एक एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर की ह्यूमन स्टोरी है, जंगलों की आग की बात हो रही है। आपके कार्यक्रम के माध्यम से एक अच्छी बात भी मैं बोलना चाहूंगा और लोगों से निवेदन करूंगा कि आप भी अपनी दुआओं में और अपने जब आप पूजा करें, हमारे अल्मोड़े जिले में एक शीतला खेत इलाका पड़ता है। शीतला खेत में श्री गजेंद्र पाठक एक बेहतरीन इंसान है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कभी हो तो आप गजेंद्र पाठक जी को भी आप अपने चैनल में इंटरव्यू करिए कि किस तरीके से गजेंद्र पाठक और उनके जो तमाम महिलाएं हैं वहां पर किस तरीके से जंगलों की आग को बचाने का काम कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि उन लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, मैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप का भी हिस्सा हूं, तो मैं देखता रहता हूं रोज वो लोग कैसे वन विभाग के लोगों के साथ में, ऐसा नहीं है, देखिए वन विभाग की भी अपनी, विशेष तौर पर जो लोग जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं उनकी भी बहुत सारी दुश्वारियां हैं। तो शीतला खेत में एक महिला है, उनकी ह्यूमन स्टोरी है, जो केदारनाथ में एक वॉर विडो हैं, उनकी स्टोरी है। तो ऐसे करके 14 स्टोरीज, हमारी जो 12 रिपोर्ट्स हैं उनका संकलन, ऐसे करके किताब तैयार हुई है। अनूप जी, आपने अभी जो शीतला खेत वाली केस स्टडी बताई कि वहाँ स्थानीय ग्रामीणों ने जंगलात वालों के साथ मिलके जो है कैसे आग को फैलने से रोकने से बचाया है, तो क्या हम ये माने कि जो ज्यादा घटनाएं हो रही हैं वो कम्युनिटी को जो पार्टिसिपेशन है उस पे कहीं चूक हो रही है वन विभाग की ओर से, सरकार की ओर से, कि वो कम्युनिटी को भरोसे में नहीं ले रही है, उनको नजरअंदाज कर रही है? क्या इन घटनाओं के पीछे वो एक बड़ा
फैक्टर हो सकता है? नहीं, डेफिनेटली वो तो देखिए ऑब्वियस है। जो 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 समाज है, ये जो कम्युनिटी है, जो स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, ये तो भाई हर हम चिर परिचित ही कहेंगे कि भाई पहले जो लगाव था लोगों का, जब और फिर विशेष तौर पर जब से अलग अलग किस्म के वन अधिनियम आए, जहाँ पर लोगों की जो दूरी है वो वनों से दूर होती गई। और अब यही है कि भाई आज आपके गांव में आग लगी है तो अब आपके गांव में नहीं लगी, तो आप कहेंगे भाई बगल वाले के यहाँ पे लगी हुई है, बगल वाले के यहाँ लगी हुई है तो कहेगा भाई दूसरे वाले के यहाँ लगी हुई है। तो ये जो पूरे जो एक समाज में जो एकजुटता थी प्राकृतिक संसाधनों के प्रति, और ये खाली देखिए बात खाली ये जंगल की आग की नहीं है, चाहे वो पानी की आज हम बात कर रहे हैं, चाहे हम कचड़े की बात कर रहे हैं, इन तमाम पहलुओं को लेकर कर रहे हैं। और वन पंचायत विशेष तौर पर जब हम आग के बारे में बात कर रहे हैं, आज जंगलों के बारे में बात कर रहे हैं, उत्तराखंड अपनी छाती ठोक करके ये बार बार ये बात बोलता है कि हमारे यहाँ पे तो 12,000 वन पंचायत हैं। ठीक है साहब, आपके यहाँ पे 12,000 वन पंचायत होंगी, लेकिन उनकी चाहे वो नियमावली है, उनका चाहे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, उनके साथ में चाहे पूरा मैकेनिज्म है, तो वो तो कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता। वो उसको लेकर के इतने सालों से बात हो रही है। तो भाई आज अगर आपके 12,000 वन पंचायत है मनु भाई, तो 12,000 वन पंचायत तो बहुत बड़ा नंबर होता है, कोई छोटा मोटा नंबर थोड़ी होता है 12,000 वन पंचायत का। आप अगर आज उन्हीं की बात करेंगे, ग्राम प्रधानों की बात करेंगे, तो मैं अगर गलत नहीं बोल रहा तो शायद हमारे यहाँ तो 8,000 से कम ग्राम प्रधान है। तो हमारे यहाँ पर जो ग्राम प्रधान है, जैसा मैंने कहा 8,000 से कम ग्राम प्रधान है, आपके पास तो 12,000 वन पंचायत हैं और इनके ओवरलैप होते हैं। तो भाई वन पंचायत ऐसा तो है नहीं कहीं तो वन पंचायत हो गया या जो ग्रामीण इलाका हो गया, इनका ओवरलैप भी है। तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन भाई उस सिस्टम में तो जान फूंकने की आवश्यकता है। जो आपका मूल सवाल है कि भाई जब तक कम्युनिटी की सहभागिता नहीं बढ़ेगी, और मैं इस बात का पूर्ण पक्षधर हूं अपने जीवन के अनुभव के आधार पर कि ये रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं है, ये संभव है, ये आसानी से संभव है। इसमें अगर सिर्फ जरूरत है तो भाई मैं तो ये कहूंगा उत्तराखंड सरकार को, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को, कि भाई आप एक नोडल ऑफिसर को, जिसको आप ईमानदार मानते हैं, जिसको आप मेहनती मानते हैं, जिसको आप समझदार मानते हैं, आप उसको उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर 2025 के लिए आज ही, अगर आज नहीं तो जब ये पूरी खत्म हो जाती है आग, आप एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर दीजिए ना। आप क्यों नहीं अभी से नियुक्त कर पाते भाई? आप आज करिए ना, अगले साल की 2025 की फॉरेस्ट फायर के लिए, जब ये फॉरेस्ट फायर खत्म हो जाएगी, भगवान करे जल्दी खत्म हो, जून में खत्म होगी, तो आप जून में कर दीजिए अपॉइंट। क्योंकि जो तैयारी है ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्यों नहीं तैयारी होती? दूसरी बात मनु भाई, जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार अलग अलग कमेटियां बनाती है, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है या भू कानून है, उनमें भी तो कमेटियां बनी। अब वो एक अलग बात है कि उन कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट दी, उन रिपोर्ट का क्या हुआ, लेकिन इसी केस में उसी तर्ज पर क्या 3 या 4 लोगों की कमेटी नहीं बन सकती? क्योंकि हमें देखिए आपके संवाद में समाधान भी तलाशने हैं, ठीक है, जहां पर गलतियां हैं हमें उन्हें भी तो खैर उनको तो उनके बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम समाधान तलाशने की बात करें तो एक समाधान ये हो सकता है कि भाई आप एक अच्छे ऑफिसर को, कमिटेड ऑफिसर को आप एक तो नोडल करिए, और उसका साथ देने के लिए आप 5 लोगों की एक कमेटी का गठन कीजिए, और इस कमेटी में खाली सरकारी लोग ना हो, ये कमेटी ऐसी हो जो कि जाकर के ब्लॉक स्तर पर जाकर के और उसके भी निचले स्तर पर जाकर के लोगों से बात करे और जेन्युइन लेवल पर बात करे। तो ये अगर हमारे एक नोडल ऑफिसर और ये अगर 5 लोगों की कमेटी अगर मिलकर के काम करते हैं, निश्चित तौर पर जो है बेहतर हो सकता है। लेकिन फिर देखिए खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए, खाली खाना पूर्ति हुई, उस कमेटी ने रिपोर्ट बना दी, रिपोर्ट दी, और फिर वो जो रिपोर्ट जो है उसके बाद में ये, सॉरी आप बुरा मत मानिएगा, मेरे हाथ में एक डस्टबिन है कि उसके बाद में जो है रिपोर्ट अगर आपने उसको डस्टबिन में डाल दिया तो ये रिपोर्ट है, ये बड़ी मेहनत से रिपोर्ट बनी, ये रिपोर्ट घूम करके बनी, और ये अंततः अथवा अगर इस डस्टबिन में चली गई तो उस रिपोर्ट का जो है वो सारा वो आंखों में धूल झोंकने वाली बात होगी। तो उत्तराखंड में अब 25 साल होने वाले हैं उत्तराखंड राज्य को अग्रणी राज्य बनाना चाहते हैं। ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो उत्तराखंड का दशक तो तभी होगा जब भाई उत्तराखंड के जंगल बचेंगे और उत्तराखंड के लोग बचेंगे। जी जी, ये बहुत जेन्युइन बात आपने कही और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव अनूप नौटियाल जी की तरफ से आए। मुझे उम्मीद है कि जो सिस्टम में लोग हैं वहां तक बात पहुंचनी चाहिए, और क्योंकि ये बहुत ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, हर साल जो है चीजें विकराल होती जा रही हैं। और आलम ये है कि हमारी सरकार के जो मुखिया हैं वो
पिछले 2 हफ्ते से, करीब डेढ़ 2 हफ्ते से चुनाव में बिजी हैं उत्तराखंड से बाहर और जंगल सुलग रहे हैं। तो अनूप नौटियाल जी, आपने समय निकाला और ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत डिस्कशन जो है आपने ये रखा, बहुत इम्पोर्टेंट सुझाव आपके आए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की। मैं तो धन्यवाद आपको दूंगा, क्योंकि उत्तराखंड में गुहार लगाते लगाते तो जो है हमारी आवाज़ कहीं नहीं पहुंचती, लेकिन आप दिल्ली बैठे हुए हैं, तो हो सकता है उत्तराखंड की पीड़ा आपके दिल्ली में होने के माध्यम से कहीं यह बात आगे पहुंचे, क्योंकि हमारा पूरा इंटेंशन यही है कि ठीक है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है, क्रिटिसिज्म होना चाहिए, निश्चित तौर पर होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन जो सुझाव भी निकल रहे हैं, अभी 2 रोज पहले शेखर पाठक जी ने इतना शानदार लेख हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा, ऐसे तमाम लोग जो हैं लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। 2 साल पहले हम लोगों की एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, उसमें भी एक हम लोगों ने दून डिक्लेरेशन जारी किया था। तो ऐसा नहीं है मनु भाई कि सुझावों की या रोड मैप की कहीं कमी है, तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं, खाली ज़रूरत है ईमानदारी की, कमिटमेंट की, कि इसको ज़मीनी एक खाका, एक ज़मीनी अमली जामा पहनाया जाए। शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद अनूप नौटियाल जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर।